हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा, आज इस वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट्स नंबर हम लोग 10 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट्स 1 से लेकर और 9 तक प्यून और अर्दली के लिए प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा क्लर्क, कोर्ट रीडर, सह गवाही लेखक और स्टेनोग्राफर की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। उसको भी आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 1, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो बताना है तालाब का पर्यायवाची। तो तालाब का पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कोई शब्द जिसके अलग अलग नाम हो लेकिन एक ही चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हों, उन्हीं को हम लोग पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। तो तालाब को कौन कौन से अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग? तो सरोवर कह सकते हैं, सर, ताल, पोखर। सरोवर, सर, ताल, पोखर, ये सारे तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे पोखर गिवन है तो पोखर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है खरा। तो खरा शब्द का विलोम आपको बताना है। तो खरा का यहाँ पे विलोम, तो खरा की जब हम बात करते हैं तो इसके विलोम होते हैं खोटा, नकली और जाली। खरा का मतलब होता है प्योर। क्या होता है? खरा का मतलब प्योर, शुद्ध। लेकिन खोटा का मतलब खोटा बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं, जाली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खोटा लिखा हुआ है तो खोटा आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, यानी इनमें 4 में 3 गलत दिए गए हैं। कौन शुद्ध रूप से लिखा हुआ है उसको आपको चयन करना है। तो आपका अभिषेक जो है ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिर सही वर्तनी आपको छांटना है। तो यहाँ पे विस्तार को देखिए तो पहले वाला आपका आंसर सही है, विस्तार। अगला देखिए, यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द। अच्छे चरित्र वाला, तो चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाले को क्या बोलेंगे? चरित्रवान के नाम से जानेंगे। अगला देखिए, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो रंगा सियार को क्या बोलेंगे हम लोग? धोखेबाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धोखेबाज के नाम से जानेंगे, धोखेबाज या दगाबाज। अगला आइए, कहा गया कि यहाँ पे विपदा का पर्यायवाची बताना है, समानार्थी बताना है। तो विपदा का समानार्थी क्या होगा? विपदा का मतलब होता है दुख, कठिन घड़ी, है ना, कठिन समय, उसको हम लोग विपदा बोलेंगे। तो विपदा का यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आपदा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। विपदा का मतलब आफत हो जाएगा, आपदा हो जाएगा, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला है, कहा गया लेख की नकल। तो लेख की नकल को क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिलिपि। तो कोई लेख कर रहा है और हूबहू कोई छाप ले तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिलिपि कहलाएगा। या यहाँ पे देख सकते हैं कि हस्तलिपि। हस्तलिपि का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ।
तो आपका लेख की नकल प्रतिलिपि हो जाएगा, हस्तलिपि पूछता तो हाथ से लिखा हुआ हो जाता। अगला देखिए, दिए गए शब्द का विलोम ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य आप जानते हैं कि ऐश्वर्य का मतलब एक तरीके से शोहरत, एक बहुत ही जो है सुखी सुखमय, है ना, इस तरीके के इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ऐश्वर्य का यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा दरिद्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दरिद्रता या अनैश्वर्य। तो यहाँ पे दरिद्रता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। अब देखिए कोई व्यक्ति बहुत सी भाषाओं को जानने वाला हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभाषाविद के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड? बहुभाषाविद, है ना। अगला है, नेक्स्ट है जी, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम क्या होता है? संस्कृत के मूल शब्द जिनको हिंदी में ज्यों का त्यों यूज करते हैं उनको हम लोग तत्सम बोलते हैं, अर्थात संस्कृत का मूल शब्द। तो यहाँ पे मौन आपका जो हो जाएगा, ये संस्कृत का मूल शब्द है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तद्भव। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, यानी संस्कृत का शब्द जिन्हें तोड़ मड़ोड़ कर हम हिंदी में यूज करते हैं वो तद्भव कहलाता है। तो यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा? बानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बानी। तो बानी आपका तद्भव है। अगला है कर्कश। कर्कश का मतलब क्या होता है? यानी सख्त आवाज़, कठोर आवाज़, है ना, चीखने वाली आवाज़, एक आवाज़ जो डरावनी हो उसको कर्कश हम लोग आवाज़ बोलते हैं। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सहभागिता। अगला देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? ऐसा चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऐसा चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो मतलब कोई चीज़ जो पहले से विद्यमान न हो, पहले से उसकी कोई अवस्था उपस्थित न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आविष्कार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आविष्कार। जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसे शत्रुघ्न के नाम से हम लोग जानेंगे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अम्बक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? अम्बक का पर्यायवाची शब्द। तो अम्बक की हम पर्यायवाची की बात करें, अम्बक का मतलब क्या होता है? आँख। क्या होता है? आँख। तो आँख का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, दृग, अक्षी, अम्बक, ये सारे जो हैं अम्बक के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे देखिए लोचन गिवन है, तो लोचन आपका आंसर हो जाएगा। गीतिका किसकी रचना है? तो गीतिका की बात करें फ्रेंड तो ये निराला साहब की रचना है। किसकी रचना है? निराला की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। माली का स्त्रीलिंग बताइए। तो माली का स्त्रीलिंग होता है मालीन। क्या होगा? मालीन। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है। अगला है वर्ज्य। वर्ज्य का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो वर्ज्य का समानार्थी शब्द हो जाएगा निषिद्ध, मनाही, है ना। तो निषिद्ध यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हस्ताक्षर का बहुवचन बताना है। क्या बताना है? हस्ताक्षर का आपको बहुवचन
बताना है। तो यहाँ पे आंसर हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षर ही होता है। क्या होगा? हस्ताक्षर ही होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमेशा, चाहे वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, एज इट इज रहते हैं, ज्यों का त्यों रहते हैं, उनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वो एक वचन भी होंगे और बहुवचन भी होंगे। ठीक है, अगला देखिए, 8-8 आंसू रोना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये बुरी तरह पछताना। क्या हो जाएगा? 8-8 आंसू रोना का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। अगला है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ज़बरदस्ती गले पड़ना इसका अर्थ होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या होता है? जबरन जो है गले पड़ जाना, उसी को हम लोग मान न मान मैं तेरा मेहमान बोलेंगे। अगला देखिए, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा ये काल से होता है। किससे होगा? काल से। अगला है, सड़क पर डैश होकर चलना। तो सड़क पर क्या होकर चलना? स्थिर होकर चलना, चौकन्ना होकर चलना, सावधान होकर चलना या सचेष्ट होकर चलना। तो आंसर हो जाएगी सावधान होकर चलना। अगला आइए 26 देख लेते हैं। कहा गया 26 में कि रेभा, कहा गया कि रेभा झूमत हौ कहा कछुक दिनन के हेत, तुमते केते हे गए और है हैं यही खेत में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे अंत्योक्ति अलंकार होगा। क्या होगा? अत्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अत्योक्ति अलंकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम का मतलब संस्कृत का मूल शब्द। तो संस्कृत का मूल शब्द क्या है? भक्त है, हिचक है, साग है और कुम्हार है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो भक्त आपका तत्सम हो जाएगा। अगला है तद्भव बताइए। तो तद्भव यानी संस्कृत के शब्द जिनका तोड़ मड़ोड़ कर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो आपका तद्भव होता है। और यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा? कान, यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रछन का विलोम आपको बताना है। तो प्रछन का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखिए, प्रछन बेरोजगारी का मतलब आपने सुना होगा। आमतौर पे लोग कहते हैं कि गाँवों में प्रछन बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कुछ समय, जैसे फसल काटने के का समय आता है, फसल बोने का समय आता है, तो मजदूरों को जो है काम मिलता है। लेकिन फसल जब पूरी तरह से बो दिया जाता है या फसल जब पूरी तरह से कट जाता है, तो फिर लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए लोगों को रोज़गार तो मिलता है, लेकिन कुछ समय लोग जो है बेरोजगार भी रहते हैं। तो ये जो बेरोजगारी है, इसको हम प्रछन बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब 12 मास जो है बेरोजगारी, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो प्रकट बेरोजगारी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। एक सही है, उसी को आपको चूज करना है। तो जागृत आपका पहले वाला सही है, बाकी सारे वर्तनी गलत हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको पैसे दिया गया है, इसको पढ़ना है और इस पे आधारित आंसर देनी है।
मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने कुछ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार जीवन उत्पन्न होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, यानी निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ये आपका आंसर हो जाएगा। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, तो धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। अगला देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि शुद्ध वर्त इनमें से तीन एक जैसे हैं, एक भिन्न है। भिन्न को आपको पहचान करनी है। तो सद्गुण है, सद्गति है, सत्कर्म है और सत्यवादी है। तो इनमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो सत्यवादी अलग हो जाएगा, बाकी सारे अलग हैं। अगला देखिए, यहाँ पे सत्यवादी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सत्यवादी को सत्य बोलने वाला के रूप में हम लोग जानते हैं, जबकि सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म ये व्याकरण की दृष्टि से एक ही समान है। आप कह सकते हैं कि सकारात्मक हैं, आप कह सकते हैं कि ये समानार्थी हैं। अगला आइए, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द बताइए। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है? बिना स्वार्थ के, है ना। तो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ का अगर आपसे पूछा जाए विपरीतार्थी तो स्वार्थी हो जाएगा, यानी स्वार्थी ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि पठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किस उपसर्ग और प्रत्यय से बना हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा अध्यात्म धन इक आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश में पहला वर्ड है जी डम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एंटोनिम्स पूछ रहा है। एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो सबसे पहले तो आपको डम्ब, डम्ब का मतलब होता है गूंगा, है ना। तो कोई एकदम चुप रहता है और कोई बहुत ज़्यादा बोलता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश के इसके पहले वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही कहा जाता था कि वो बोलते ही नहीं थे,
लोग तो यहाँ तक उनको डॉक्टर मन सिंह भी बोलते थे। तो और यहाँ पे आज के जो प्रधानमंत्री हैं जो बोलने लगते हैं तो चुप ही नहीं होते हैं। तो मौन रहना और एक बोलते रहना, है ना। तो डम्ब का मतलब गूंगा, और यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, वोकल, यानी जो है वाचाल, यानी बोलने वाला, बहुत अधिक जो है बोलने वाला। तो आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल चुप ही रहता है, दूसरा कोई बोलता ही नहीं है। तो गूंगा बिल्कुल बोलता नहीं है, और वाचाल जो है खूब बोलता है। अगला है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें एक शब्द जो है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत लिखी हुई है, वो कौन सा है उसको आपको पहचानना है। तो प्रेशर बिल्कुल सही है, इरिगेशन सही है, और पंचुएशन सही है। यहाँ पे आप जो बी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक ऐसे नहीं होता, ELECTRIC होता है इलेक्ट्रिक। तो ये आपका गलत है, आई से शुरू हुआ है तो गलत है। अगला देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो कहा गया द गार्डनर सेड शैल आई प्लांट रोजेज इन दिस फ्लावर बेड। अब इसको जो है क्या डायरेक्ट स्पीच में देखना है कि कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा देखिए, द गार्डनर आस्क्ड इफ ही शुड प्लांट रोजेज इन दैट फ्लावर बेड। ये भी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, हैविंग और शोइंग नो इमोशन। तो कोई व्यक्ति जिसके अंदर कोई इमोशन जागृत तो होती ही नहीं है, या वो इमोशन शो ही नहीं करता है, उदासीन है, निरुत्साहित है, उसको हम लोग अपैथेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपैथेटिक। मतलब कोई व्यक्ति जो उदासीन हो, उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही पैदा नहीं होती हो, वो अपैथेटिक कहलाएगा। अब यहाँ पे ये इडियम्स दिया हुआ है और इसका मीनिंग्स बताना है। बी इन समवनेज शूज। तो बी इन समवनेज शूज, इसका अर्थ क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। तो बी इन समवनेज शूज का अर्थ होता है दूसरा व्यक्ति जिस स्थिति का सामना कर रहा है ठीक उसी स्थिति का सामना करना। यानी ऑप्शन है फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है। आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वॉज डैश एनीथिंग इन द फ्रिज। तो मुझे जो है आधी रात को भूख महसूस हुई, लेकिन फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या आप रखेंगे? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्डली। आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वॉज हार्डली। हार्डली का मतलब न के बराबर, बिल्कुल कुछ नहीं के बराबर। हार्डली एनीथिंग इन द फ्रिज, यानी आपका 41 का डी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है जी, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एक जानवर जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, रहता है, उसको क्या बोलेंगे? एम्फीबियन के नाम से जानेंगे। हार्बीवोरस जो घास फूस खाए, कार्निवोरस जो मांस खाए, और मैमल स्तनपायी। अगला आइए 42 के बाद
43। यहाँ देखिए एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़ रखा है, एक सही है, एक कोई ना कोई गलत है, उसकी पहचान करनी है, और गलत अगर नहीं है तो नो एरर का पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सी क्लास्प्ड बेबी टाइट इन हर आर्म्स, नो एरर। सी क्लास्प्ड हर बेबी टाइट इन हर आर्म्स, नो एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे बेबी टाइट है, क्या है, बेबी, सी क्लास्प्ड हर बेबी टाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए वर्ब, जो वर्ब क्लास्प्ड है ये एडवर्ब क्वालिटी करता है, तो ये एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को नहीं। तो यहाँ पे टाइट क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हम नहीं लिखेंगे, इसको एडवर्ब के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो आप ये समझ जाइए कि सी क्लास्प्ड हर बेबी टाइट न होकर टाइटली होगा, क्या होगा, TIGHTLY, क्या हो जाएगा, सी क्लास्प्ड हर बेबी टाइटली इन हर आर्म्स, नो एरर, क्योंकि ये क्लास्प्ड है और ये यहाँ पे एडवर्ब के एडजेक्टिव को बता रहा है, तो टाइटली होगा। अगला देखिए 44, कहा गया कि न्यूटन डिस्कवर्ड द डैश ऑफ द ग्रेविटी वाइल वॉचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। तो न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी वाइल वॉचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड। साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, क्या होगा, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द यहाँ पे आपको देखना है, तो चलिए समानार्थी शब्द हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एन्यूमरेट का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एन्यूमरेट का मतलब होता है गणना करना, काउंटिंग करना। तो काउंटिंग करना LIST, लिस्ट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। लिस्ट के अलावा हम बात करें कैटालॉग, क्या हो जाएगा, कैटालॉग। तो कैटालॉग इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। उसके अलावा कैटालॉग के बाद साइट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट, कैटालॉग, साइट्स में से अगर लिस्ट दिया हुआ है तो लिस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट है जी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में कौन सा दिया हुआ है, स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव। तो इसका पैसिव वॉइस जो है आप देखिए, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ बिफोर यू लीव्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। ही सेट अप एन इंस्टीट्यूशन विद अ व्यू टू स्प्रेड एजुकेशन। तो यहाँ पे ही सेट अप एन इंस्टीट्यूशन विद व्यू टू स्प्रेड एजुकेशन, नो एरर। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपका ही सेटअप एन इंस्टीट्यूशन विद अ व्यू टू स्प्रेडिंग एजुकेशन होगा, स्प्रेड एजुकेशन नहीं होगा, यानी टू है, टू के बाद जीरंड का यूज करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, यानी ध्यान पूर्वक किसी की बात सुनना या किसी के बात सुनने का इंतज़ार करना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू वेट एगरली फॉर समवन न्यूज। अगला है एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक बताना है, विलोम बताना है।
कोलाबोरेशन। तो कोलाबोरेशन का मतलब होता है सहयोग करना। कोलाबोरेशन का मतलब सहयोग करना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा डिवीजन, बंटवारा। क्या हो जाएगा? डिवीजन या बंटवारा, या डिवीजन बंटवारा। रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कोलाबोरेशन सहयोग करना, इसका विलोम डिवीजन या रेजिस्टेंस, बंटवारा, ये हो जाएगा। अगला देखिए, फिर साइनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द। विजिलेंट, तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? चौकस। विजिलेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? चौकस। अब चौकस की हम बात कर रहे हैं, तो चौकस का साइनोनिम्स क्या होगा? तो वॉचफुल, सावधान। क्या हो जाएगा? वॉचफुल, सावधान, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौकस, सावधान। इसका साइनोनिम्स और भी होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेंट हो गया, ऑन द लुक आउट हो गया। ये सारे विजिलेंट के साइनोनिम्स होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों हमने आपका हिंदी और इंग्लिश कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप एट लीस्ट अपने एक साथी को इस चैनल से जोड़ें, ताकि हम आपके लिए मैथ भी का सारा जो है क्वेश्चन मैं करा सकूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।